हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 2013 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी वर्ल्ड वॉर Z है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम जेरी लैन होता है। जेरी लैन यूनाइटेड नेशंस का एक इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बीवी कैरिन और बेटी कॉनी और रेचल के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। अपनी बेटी रेचल की सालगिरह के दिन के मौके पर जेरी अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने निकलता है, लेकिन वो दिन आज कुछ बहुत अजीब था। फिलाडेल्फिया शहर की सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक जाम था। कई हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर गश्त कर रहे थे और सड़कों पर लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। जेरी ने हालात हाजरा सुनने के लिए कार का रेडियो ऑन किया, पर रेडियो पर बताया जा रहा था कि दुनिया में एक खौफनाक वबा तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि ये बीमारी जानवरों के काटने से इंसानों में फैल रही है, क्योंकि इसके कुछ असरात रेबीज की तरह हैं। अब तक तकरीबन 12 ममालिक इस वबा की लपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां भागती हुई नजर आई। जेरी हालात का जायजा लेने के लिए कार से बाहर आता है कि तभी अचानक इनसे थोड़ी ही दूर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सड़कों पर मजीद भगदड़ मच जाती है। इतने में ही एक पुलिस वाले ने अपनी बाइक जेरी के पास रोकी और जेरी को कार के अंदर जाने को कहा। जेरी घबराकर कार के अंदर आ जाता है, लेकिन इसी लम्हे अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक इस पुलिस वाले को रौंदता हुआ आगे निकल जाता है और ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा होता है। जेरी भी इसी वक्त अपनी कार इस ट्रक के पीछे लगा देता है। शायद वो इस ट्रक की आड़ लेकर ट्रैफिक से निकलना चाहता था, लेकिन आगे एक स्क्वायर पर आकर वो ट्रक एक दूसरे बड़े ट्रक के साथ टक्कर खाकर पलट जाता है। जेरी अपनी कार दूसरी जानिब फौरन से मोड़ लेता है कि तभी एक के बाद एक दो गाड़ियां जेरी की गाड़ी से टकरा जाती हैं। खुशकिस्मती से एयर बैग की वजह से जेरी और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। जेरी और कैरिन बच्चों को जल्दी से कार से निकाल लेते हैं, पर बाहर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ तो था जिनसे वो डर कर भाग रहे थे। तभी देखते ही देखते एक औरत घुर्राती हुई एक कार के विंड शील्ड पर कूद पड़ी और पागलों की तरह अपने सर से ही विंड शील्ड को ठोक ठोक कर तोड़ने लगी। फिर वो किसी जानवर की तरह कार में सवार आदमी पर झपटी और अपने दांतों से इसके हाथ पर काटकर वहां से भाग गई। अगले ही पल दर्द से झपटते हुए इस आदमी के जिस्म में बदलाव आना शुरू हो गए और तकरीबन 12 सेकंड्स में ही वो आदमी भी इस औरत की तरह खूनखार ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया, मानो जैसे उसका दिमाग इसके बस में ही ना हो। खूनखार ज़ॉम्बीज के काटने से कई सारे लोग भी खतरनाक ज़ॉम्बीज बन चुके थे और दूसरों को काटकर इन्हें भी इन्फेक्ट करते जा रहे थे। जेरी और कैरिन इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर एक आरवी में चढ़ गए और किसी तरह शहर की भीड़ से दूर निकल आए। इसी दौरान जेरी को इसके दोस्त टेरी की फोन कॉल आता है, जो यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल था। जेरी ने टेरी से पूछा कि सब आखिर क्या हो रहा है। टेरी ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता, ऐसी खतरनाक वबा मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकला हूँ। जेरी, थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए मैं एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, क्योंकि इस मुश्किल से निपटने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद टेरी ने जेरी को एक अपार्टमेंट की लोकेशन बताई जहाँ वो अपने हेलीकॉप्टर को भेजने वाला था। जेरी उसी वक्त उस अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। इस दौरान इन्हें आरवी में एक बंदूक भी मिलती है। इसे लेकर जेरी अपनी फैमिली के साथ इस अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है और तभी इन लोगों के पास खड़ी कार पर एक आदमी ऊपर बिल्डिंग से गिरता है। वो आदमी भी इन्फेक्टेड था, लेकिन इतने ऊपर से गिरकर भी वो सही सलामत खड़ा हो जाता है और तेजी से भागता हुआ जेरी और इसकी फैमिली की तरफ आने लगता है। तभी जेरी सीधा इसके सर में गोली मार देता है, जिससे वो फौरन वहीं ढेर हो जाता है और तभी काफी सारे इन्फेक्टेड लोग गोली की आवाज सुनकर इनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। ये देखकर जेरी अपनी फैमिली को लेकर इस अपार्टमेंट में घुस जाता है और सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो खूनखार इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज पूरी तेजी से इनका पीछा करते हैं। जेरी फौरन से सीढ़ियों पर एक मशीन गिराकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज इस रुकावट को पार करके आगे निकल जाते हैं। जेरी और कैरिन बच्चों को लेकर किसी तरह छत पर पहुंच चुके होते हैं। छत पर कैरी की रेस्क्यू टीम इन्हें लेने पहुंच चुकी थी। जेरी और कैरिन पूरी तेजी के साथ अपने बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है, लेकिन उन इन्फेक्टेड लोगों को जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए वो बिल्डिंग से ही छलांग लगाने लगते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम किसी तरह उनसे बचकर जेरी और इसकी फैमिली को लेकर यूनाइटेड नेशन के कमांड शिप पर पहुंच जाती है। जमीन से 200 मील समुंदर में होने की वजह से वो बेस अब तक महफूज जगह थी। यहाँ जेरी अपने दोस्त टेरी से मिलता है, जो कैरिन और बच्चों को एक केबिन में ठहराने के बाद जेरी के साथ बाहर आ जाता है। टेरी ने बताया कि प्रेसिडेंट मर चुके हैं और बाकी के गवर्नमेंट के लोगों का भी कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में है। अब कोई भी शहर महफूज नहीं रहा और बाकी ममालिक का भी यही हाल है।
ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड लोगों के काटने से तेजी से फैल रहा है। कोई नहीं जानता कि इन्फेक्शन क्या है और इसकी असल शुरुआत कहाँ से हुई। इस दौरान इस बेस पर साइंटिस्ट की एक टीम भी मौजूद थी जो इस इन्फेक्शन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इनका मानना था कि ये इन्फेक्शन किसी वायरस की वजह से फैल रहा है, जिसे वो लोग ज़ॉम्बी वायरस का नाम दे रहे थे। टेरी ने जेरी को बताया कि तकरीबन एक हफ्ते पहले हमें साउथ कोरिया के हम्फ्रीज मिलिट्री बेस से एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी लफ्ज का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है जिंदा लाश। हालांकि तब से ही हमारा इनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें इस वबा के खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। हमारी साइंटिस्ट की टीम में डॉक्टर फॉसबैक शामिल हैं। वो एक वायरोलॉजिस्ट हैं। इनका अंदाजा है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस कहाँ से और कैसे फैला है तो वो इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं और इस बीमारी को रोक सकते हैं। इसलिए हम डॉक्टर फॉसबैक को साउथ कोरिया भेजने वाले हैं ताकि वो इस वायरस की असल वजह का पता लगा पाएं। इसी दौरान यूएस नेवी के कैप्टन वहाँ आ जाते हैं। वो जेरी से कहते हैं कि टेरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम यूएन के एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुके हो और तुम्हें खतरनाक से खतरनाक जंगों के दरमियान इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत तजर्बा है। इसलिए जेरी, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर फॉसबैक के साथ साउथ कोरिया जाओ और इस वायरस का पता लगाने में इनकी मदद करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर फॉसबैक एक रात भी अकेले वहाँ जिंदा बच पाएंगे। लेकिन जेरी इस सब के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इन हालात में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इस पर कैप्टन ने इससे कहा कि देखो जेरी, यहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो हमारे काम आ सकें। इसलिए अगर तुम अपनी फैमिली को यहाँ रखना चाहते हो तो तुम्हें इस वायरस का पता लगाना ही होगा, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाएगा। अब चूंकि कैप्टन ने जेरी के आगे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था, तो जेरी अपनी फैमिली को अलविदा कहकर डॉक्टर फॉसबैक और एक मिलिट्री टीम के साथ साउथ कोरिया की तरफ रवाना हो जाता है। एक लंबे हवाई सफर के बाद वो लोग साउथ कोरिया के हम्फ्रीज मिलिट्री बेस पर लैंड हो जाते हैं। मिलिट्री टीम की हिफाजत में जेरी फॉसबैक को लेकर जहाज से बाहर जाने ही लगता है कि तभी इन्होंने देखा कि इनके आसपास सैकड़ों इन्फेक्टेड लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। यकीनन वो जहाज की आवाज सुनकर वहां जमा हुए होंगे, लेकिन शायद अंधेरे की वजह से वो ज़ॉम्बीज इन्हें देख नहीं पा रहे थे। फॉसबैक हाथ में गन लिए डर से कांप रहा था। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक खूनख्वार ज़ॉम्बी इन पर हमला करने ही आता है, जिसे एक सोल्जर गोलियों से भून देता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे इन्फेक्टेड इनकी जानिब बढ़ने लगते हैं। यहाँ फॉसबैक डर के मारे वापस जहाज के अंदर भागने ही लगता है। तभी वो फिसल कर गिर जाता है और इसकी गन से निकली गोली इसी को लग जाती है और फॉसबैक मौके पर ही मारा जाता है। इतने में मिलिट्री की एक दूसरी यूनिट भी वहाँ पहुँचती है जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो लोग जेरी और बाकी टीम को लेकर एक बंकर के अंदर जाते हैं। वहाँ आते ही जेरी ने इस मिलिट्री टीम के कैप्टन से पूछा, क्या ये इन्फेक्टेड लोग आवाज से मुतवज्जह होते हैं? इस पर कैप्टन ने कहा, हाँ, ये आवाज सुनकर उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए इन्हें जला देना ही बेहतर है। फिर कैप्टन ने जेरी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा वो अनाड़ी साथी कौन था जो अपनी ही गोली का शिकार हो गया? इस पर जेरी ने कहा, वो एक वायरोलॉजिस्ट था और हम यहाँ वायरस के बारे में पता लगाने आए थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को कुछ दिन पहले यहाँ से एक ईमेल आया था जिसमें ज़ॉम्बी लफ्ज का जिक्र था। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? इस पर कैप्टन ने कहा, हम भी यहाँ इसी ईमेल की छानबीन करने आए थे। ये बताकर कैप्टन इसे एक कमरे में ले गया जहाँ उन्होंने कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को जलाकर राख कर दिया था। कैप्टन ने जेरी को बताया, जब हम यहाँ आए तो इस कमरे में 15-16 लोग एक आदमी को बेड से बांधने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी इन्फेक्टेड था और इसने इन सारे लोगों को काट लिया था और कुछ ही देर में ये सब भी इन्फेक्टेड हो गए और हमें मजबूरन इन्हें जलाना पड़ा। ये सुनकर जेरी ने पूछा, ये आदमी जिसे ये लोग बेड से बांध रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि इसे किसने काटा था? कैप्टन ने बताया, यहाँ के कर्नल ने हमें बताया था कि ये आदमी इस बेस का डॉक्टर था जिसे एक सोल्जर की मौत की तस्दीक के लिए एक गांव में भेजा गया था। दरअसल कुछ अरसा पहले वो सोल्जर इसी बेस से भाग गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक गांव वालों को अजीब हालत में मिला। गांव वालों का कहना था कि इसके मुंह से कुछ जहरीला काला मवाद निकल रहा था और वो अचानक ही गांव वालों को काटने की कोशिश करने लगा। गांव वालों ने इसे गोली मार दी और इसे कबीले में बांध दिया। शायद वो सोल्जर भी वायरस से इन्फेक्टेड होगा और इसने डॉक्टर को काट लिया होगा। इसलिए जब डॉक्टर वहाँ से वापस लौटा तो वो भी इन्फेक्ट हो चुका था और अपने ही मरीजों को काटने लगा था। और फिर ये सब हुआ। ये सुनकर जेरी ने कहा कि वो कर्नल जिसने तुम्हें ये सब बताया था वो कहाँ है? इस पर कैप्टन ने जली हुई लाशों की तरफ इशारा किया। वो कर्नल भी जलकर राख हो चुके उन इन्फेक्टेड लोगों में से एक था। उसकी सिर्फ उंगलियां ही बाकी रह गई थी। ये देखना निहायत खौफनाक था कि किसी जिस्म के बगैर इसकी उंगलियों में हलचल हो रही थी। इस पर जेरी ने कहा, क्या तुम जानते हो वो सोल्जर कैसे इन्फेक्ट हुआ था? इस पर कैप्टन ने कहा, हमें नहीं पता और अब हम पता लगा भी नहीं सकते।
क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स जल चुके हैं। ना जाने ये वायरस कहाँ से आया होगा। इसी दौरान जेरी ने एक सोल्जर को लंगड़ा कर चलते हुए देखा। इसने पूछा कि कहीं तुम्हें भी तो इन्फेक्टेड ने नहीं काटा। इस पर कैप्टन ने कहा, ये तो इसकी पुरानी बीमारी है, लेकिन ये बड़ा खुशकिस्मत है। जब हम यहाँ आए तो ये अंदर छानबीन करने घुसा ही था कि उसी वक्त 6-7 इन्फेक्टेड लोगों ने इसे घेर लिया। ये उनके दरमियान में ही खड़ा था पर उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। सच में ये लकी आदमी है। इसी तरह बातें करते हुए वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, तभी वहाँ जेरी को जेल में बंद एक कैदी नजर आया जो पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसके बारे में पूछने पर कैप्टन ने बताया कि ये हमारे ही मुल्क की एक एजेंसी का एजेंट है। साउथ कोरियंस ने इसे गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ कोरियंस को हथियार बेचते हुए पकड़ा था। एक नंबर का पागल इंसान है ये सुनकर जेरी इस एजेंट के पास आया। सचमुच अजीब था वो। उसने अपने ही हाथों से लगभग अपने सारे दांत उखाड़ लिए थे। जेरी ने इससे पूछा, तुमने नॉर्थ कोरिया को हथियार क्यों बेचे? क्या हथियारों की मदद से वो वायरस से बच पाए? इस पर इस एजेंट ने मुस्कुराकर कहा, वो तो बस इनकी अधूरी कोशिश थी। उन्होंने वायरस से बचने का इससे भी खौफनाक हल निकाला है। ये बताते हुए इस एजेंट ने अपना एक और दांत उखाड़ दिया और कहा कि उन्होंने इन्फेक्टेड लोगों की ताकत ही छीन ली। 24 घंटों के अंदर उन्होंने अपने 23 मिलियन लोगों के पूरे दांत ही उखाड़ दिए। अच्छा आइडिया था वैसे। दांत नहीं होगा तो इन्फेक्टेड लोग किसी को काट ही नहीं पाएंगे और इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। ये सुनकर जेरी ने कहा, ये तो पागलपन है। पर एजेंट ने भड़कते हुए कहा, पागल वो नहीं, हम हैं जो टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे हैं। हमें भी ऐसा ही हल निकालना चाहिए था जैसा नॉर्थ कोरिया ने निकाला और इजराइल ने भी। लेकिन इजराइल ने क्या किया? जेरी ने फौरन पूछा। इस पर एजेंट बोला, वबा फैलने से पहले ही उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने मुल्क के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। इस पर जेरी ने चौंक कर कहा, लेकिन वो लोग तो हजारों सालों से दीवार खड़ी कर रहे हैं। एजेंट बोला, वही तो सोचने की बात है कि आखिर हजारों सालों से चला आ रहा काम पिछले हफ्ते ही क्यों खत्म हुआ। एजेंट ने आगे कहा, एर्गन वॉम्ब्रन, इजराइल के यरूशलेम का एक आदमी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ये मालूमात मिलते ही जेरी ने अपनी टीम से कहा, जहाज तैयार करो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जेरी का जहाज तक पहुंचना भी काफी मुश्किल था क्योंकि बंकर के बाहर ढेरों इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हालात को देखते हुए कैप्टन ने जेरी और जहाज के पायलट को साइकिलों पर जहाज की तरफ जाने का मशवरा दिया ताकि ज्यादा शोर भी ना हो और ये लोग जल्दी जहाज तक पहुँच जाए। जिसके बाद कैप्टन और इसकी टीम इनकी हिफाजत के लिए छुप कर इनकी निगरानी करने लग जाती है। जेरी और पायलट अपनी पूरी ताकत के साथ साइकिलों पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी आगे चलकर पायलट के कपड़े फेंसिंग तारों में फंस जाते हैं और इस खींचातानी की जद्दोजहद में वहाँ ज्यादा शोर-गुल मच जाता है, जिससे वो इन्फेक्टेड लोग किसी तूफान की तरह इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जेरी और पायलट अपनी पूरी तेजी के साथ साइकिलों पर भागते हुए जहाज पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी एक इन्फेक्टेड जेरी पर झपट पड़ता है। लेकिन इसके जेरी को काटने से पहले ही कैप्टन वहाँ आ पहुँचता है और इस इन्फेक्टेड को खत्म कर देता है। जेरी और पायलट सही सलामत जहाज के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें बचाने की जद्दोजहद में कैप्टन खुद इन्फेक्ट हो जाता है और खूनख्वार ज़ॉम्बी बनने से पहले ही अपने आप को शूट कर लेता है। कैप्टन की इस कुर्बानी की बदौलत जेरी पायलट के साथ बाहिफाजत यरूशलेम की जानिब रवाना हो जाता है। यरूशलेम पहुंचते ही इजरायली आर्मी की एक यूनिट ने जेरी को एर्गन तक पहुंचाया। एर्गन इजरायली हुकूमत का एक बड़ा अहदेदार था। जेरी ने इससे मिलते ही पूछा, आपको वायरस के बारे में कैसे पता चला? इस पर एर्गन ने कहा, हमें हिंदुस्तानी जर्नल से मिले पैगाम से इसके बारे में पता चला। उन्होंने लिखा था कि वो खूनख्वार शैतानों से लड़ रहे हैं और खूनख्वार शैतानों का मतलब होता है ज़ॉम्बीज, यानी कि जिंदा लाश। ये सुनकर जेरी ने हैरानी से पूछा कि आप लोगों ने सिर्फ एक पैगाम को पढ़कर अपने मुल्क के गिर्द इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। इस पर एर्गन ने बताया, हम सदियों से खतरों को नजरअंदाज करते आए हैं जिसकी हमें हर बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए हमने एक फैसला किया कि हम 10 मुशीरों की एक टीम बनाएंगे जिसमें अगर 9 लोग किसी बात पर मुत्तफिक होते हैं तो 10वें शख्स को इन्हें गलत साबित करना होगा, चाहे इन 9 लोगों की सोच को गलत साबित करना नामुमकिन ही क्यों ना हो। इस हिकमत अमली का मकसद ये था कि कोई भी खतरा, चाहे वो भरोसा करने के लायक ना भी हो, वो हमसे नजरअंदाज ना हो पाए। ऐसे ही जब हमारे 9 मुशीरों को लगा कि भारत से आए पैगाम में लिखे खूनखार शैतान का मतलब कुछ और भी हो सकता है, तब मैंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्हें गलत साबित किया और इसी की वजह से हम आज इस मुश्किल से बच पाए हैं। जेरी ने कहा, यानी वो 10वें मुशीर आप ही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वायरस भारत से आया है? इस पर एर्गन ने कहा कि वायरस कहां से आया है, ऐसे वक्त में ये पता लगाना नामुमकिन है।
इसलिए इस वक्त हमें इलाज ढूंढने के बजाय इस मुसीबत से बचने का हल निकालना चाहिए। ये बताता हुआ यर्गन जेरी को अपने मुल्क के बॉर्डर के करीब ले आया, जहाँ लगातार लोगों को रेस्क्यू करके दीवार के अंदर लाया जा रहा था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जितने कम लोग इन्फेक्टेड होंगे, आर्मी को इन्फेक्टेड लोगों का सामना करने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन वहीं दीवार की दूसरी जानिब हजारों की तादाद में इन्फेक्टेड दीवार के अंदर घुसने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दीवार के अंदर रेस्क्यू करके लाए गए सर्वाइवर्स जिंदा बच जाने की खुशी में लाउड स्पीकर पर अपने अंदाज में दुआया कलमात पढ़ने लगे। लाउड स्पीकर की ये आवाज इतनी तेज थी कि इन इन्फेक्टेड लोगों को पागल कर दिया। वो किसी टावर की तरह एक के ऊपर एक चढ़कर इस ऊंची दीवार को भी पार कर गए। इन्फेक्टेड की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मिलिट्री की गोलियां भी इन्हें नहीं रोक पा रही थी। वो इन्फेक्टेड जानवरों की तरह लोगों पर झपटने और इन्हें भी इन्फेक्ट करने लगे। ये देखकर अर्गन ने अपनी आर्मी टीम से जेरी को बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुंचाने का हुक्म दिया और खुद वहां से भाग निकला। आर्मी सोल्जर्स जेरी को बचाकर वहां से ले जाने लगे, लेकिन इन्फेक्टेड एक के बाद एक सोल्जर्स को भी इन्फेक्ट करते जा रहे थे। बाकी बची टीम जेरी को एक तंग रास्ते से लेकर भागने लगी। इसी दौरान भागते हुए जेरी ने एक छोटे बच्चे को देखा। देखकर ही लग रहा था कि वो बच्चा कैंसर या किसी बीमारी में मुबतला है। इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ इस बच्चे के पीछे ही थी। इसका बचना अब नामुमकिन था, पर तभी कुछ अजीब हुआ। इन्फेक्टेड्स ने इस बच्चे को छुआ तक नहीं और इसे छोड़कर आगे बढ़ गए, जैसे वो बच्चा इन्हें नजर ही ना आया हो। ये देखकर जेरी भी हैरान रह गया। जेरी आर्मी टीम के साथ लगातार भाग रहा था और तभी एक इन्फेक्टेड ने इस टीम की एक फीमेल सोल्जर के हाथ पर काट लिया। ये देखकर जेरी ने बिना एक पल सोचे खंजर से इस लड़की का हाथ काट दिया। वो लड़की दर्द से तड़प उठी, लेकिन ये उसकी खुशनसीबी थी कि वो इन्फेक्ट नहीं हुई। आखिरकार जेरी और बाकी टीम इस लड़की को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए, पर तब तक इन्फेक्शन के डर से जेरी का पायलट जहाज लेकर वहां से जा चुका था। इसी वक्त जेरी और बाकी सोल्जर्स ने रनवे पर उड़ान के लिए दौड़ते दूसरे जहाज को रोका। जेरी इस लड़की के साथ इमरजेंसी दरवाजे से जहाज में सवार हो गया और आखिरकार ये लोग इजराइल से निकल गए। जहाज में आते ही जेरी ने सबसे पहले फर्स्ट एड से इस लड़की के हाथ की मरहम पट्टी की। इस लड़की ने जान बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा किया और जेरी को अपना नाम सीगन बताते हुए अपना तारुफ करवाया और निहायत दुखी दिल के साथ कहा कि हाथ के बिना तो अब मैं सिर्फ एक बोझ बन गई हूँ। ये सुनकर जेरी के दिमाग में एक बात आई। इसे याद आया कि साउथ कोरिया में इन्फेक्टेड ने लंगड़ा कर चल रहे इस बीमार सोल्जर को इन्फेक्ट नहीं किया था और यहाँ उन्होंने इस बीमार बच्चे को नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही जेरी ने कुछ और लोगों को भी देखा था जो बीमार लग रहे थे और इन्फेक्टेड इन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। इससे जेरी को समझ आया कि बीमार लोगों का जिस्म इस वायरस के लिए सिर्फ एक बोझ है, इसलिए इन्फेक्टेड सिर्फ सेहतमंद और तंदुरुस्त लोगों को ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। जेरी को अब इस वायरस की कमजोरी पता चल चुकी थी। इसने इसी वक्त टेरी को फोन मिलाया और इससे किसी रिसर्च लैब का एड्रेस मांगा जो वायरस की वैक्सीन बनाती हो। जेरी ने जहाज के पायलट से टेरी की बात करवाई। टेरी की टीम ने पायलट को कार्डिफ शहर का एड्रेस दिया, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च सेंटर था और वो शहर इनकी लोकेशन से भी बहुत करीब था। इसके बाद उन्होंने कार्डिफ शहर की जानिब रुख कर लिया। इसी दौरान जहाज के पिछले केबिन में कुछ अजीब चल रहा था। एक कुत्ता बाथरूम की जानिब देखकर लगातार भौंके जा रहा था। उसे देखकर एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां आती है और बाथरूम दरवाजा खोल देती है, लेकिन न जाने क्यों वो कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है और तभी अचानक बाथरूम के अंदर से हुर्राता हुआ एक इन्फेक्टेड बाहर आया और इस अटेंडेंट पर हमला करके इसे काट लेता है। कुछ ही सेकंड्स में वो अटेंडेंट भी खूंखार ज़ॉम्बी बन जाती है और देखते ही देखते वो एक के बाद एक लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। इनका शोर शराबा सुनकर जेरी ने पर्दे के पीछे से इस केबिन में झांक कर देखा। अंदर सारे लोग तकरीबन इन्फेक्ट हो चुके थे। जेरी ने अपने केबिन के सभी लोगों से पुरसुकून रहने को कहा और इनके साथ मिलकर बैग्स और ट्रॉली से दरवाजे को पैक करने लगा, लेकिन तभी एक बैग गिरने से वहाँ शोर मच जाता है और सारे इन्फेक्टेड इस केबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जेरी किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ सीगन के पास आया। इस वक्त तक जहाज के सारे मुसाफिर इन्फेक्ट हो चुके थे। जेरी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी इसने सीगन के पास एक हैंड ग्रेनेड देखा। इसने वो ग्रेनेड आगे एक खिड़की पर दे मारा, जिससे जहाज में एक बहुत बड़ा सुराग हो गया और सारे इन्फेक्टेड जहाज से बाहर उड़ जाते हैं। जेरी जल्दी से सीगन को एक सीट पर बिठाता है और खुद भी एक सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेता है और अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पायलट ने एक जंगल में जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और इस लैंडिंग में जहाज के परखच्चे उड़ गए। इस क्रैश में तकरीबन सारे लोग मारे जाते हैं। जेरी और सीगन सीट पर होने की वजह से बच जाते हैं, लेकिन जेरी के पेट में एक लोहे का पुर्जा घुस जाता है, जिससे
जिससे जेरी काफी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। खुशकिस्मती से वो लोग कार्डिक शहर के करीब ही क्रैश हुए थे। वहाँ पास ही एक WHO रिसर्च फैसिलिटी मौजूद थी। सीगन और जेरी किसी तरह संभलते हुए फैसिलिटी तक आ पहुँचते हैं और वहाँ आने तक जेरी की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान दूसरी जानिब UN के कमांड शिप पर कैप्टन लगातार जेरी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था और जब इनका जेरी और जहाज दोनों से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पाया तो उन्होंने समझ लिया कि जेरी मर चुका है। अब जब इन लोगों के लिए जेरी मर चुका तो उन्होंने जेरी की फैमिली को वहां से रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट कर दिया। इधर जेरी जब बेहोशी से जागता है तो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाता है। जेरी WHO की रिसर्च फैसिलिटी में बिल्कुल महफूज था, जहां इसके जख्म की मरहम पट्टी भी कर दी गई थी। जेरी आज 3 दिनों के बाद होश में आया था। इसी दौरान 2 डॉक्टर्स जेरी के पास आए जो इस फैसिलिटी के इंचार्ज थे। उन्होंने जेरी से इसके बारे में पूछा। इस पर जेरी ने फोन पर टेरी से इनकी बात कराई। इसी दौरान टेरी से ये भी पता चलता है कि कैप्टन ने इसकी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप में मुंतकिल कर दिया है। ये सुनकर जेरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जेरी को हौसला देते हैं कि इसकी फैमिली बिल्कुल महफूज होगी। इसी दौरान सीगन भी वहाँ आ जाती है। वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने जेरी से पूछा, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जेरी कहता है, बीमारी। जेरी ने इन्हें बताया कि वायरस फैलने के लिए चुस्त और सेहतमंद जिस्म की तलाश करता है, इसलिए इन्फेक्टेड लोग बीमारों पर हमला नहीं करते और हम वायरस की इस कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को बीमारी देकर इनकी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर्स हंस पड़ते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि मिस्टर लेन, हो सकता है आपकी बात सही भी हो, पर किसी को इस वायरस से बचाने के लिए सिर्फ बीमार करना ये कोई इलाज नहीं है। पर जेरी ने कहा, हाँ ये इलाज नहीं है, पर ये बीमारी हमारे लिए कैमोफ्लेज यानी चकमा देने का काम कर सकती है। हम बीमार होकर इन्फेक्टेड लोगों से छुप सकते हैं, लेकिन बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो खतरनाक तो हो पर इसका इलाज मुमकिन हो। इस पर डॉक्टर ने कहा, वो तो ठीक है मिस्टर लेन, पर आपकी थ्योरी को साबित करने के लिए किसी को बीमार होना पड़ेगा और इसे इन्फेक्टेड के पास जाना पड़ेगा, और ऐसी बेवकूफी भला कौन करना चाहेगा? इस पर जेरी ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बल्कि आपके पास ऐसा कोई बैक्टीरिया या वायरस का सैंपल है जो मुझे कुछ वक्त के लिए बीमार कर सके? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, हमारी लैब में टाइफस, स्वाइन फ्लू और सार्स जैसे डिजीज के सैंपल्स तो मौजूद हैं, लेकिन मसला यहाँ ये है कि वो लैब दूसरे सेक्शन में है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर डॉक्टर ने जेरी को कंप्यूटर पर एक CCTV फुटेज दिखाई और बताया कि इस वबा के फैलने के 1 घंटे बाद हमारे चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट एक इन्फेक्टेड के ब्लड सैंपल का मुआयना कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इन्फेक्ट हो गए और अब इस सेक्शन में करीब 80 इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं। इसलिए इस लैब में जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन जेरी ने वहां जाकर सैंपल लाने की ठान ली। इसमें सीगन भी जेरी के साथ थी और एक सीनियर डॉक्टर ने भी इनके साथ आने का फैसला किया। वो तीनों एक कॉरिडोर से होते हुए दबे पांव लैब की तरफ बढ़ रहे थे। लैब में आकर उन्होंने देखा कि वहाँ हर तरफ इन्फेक्टेड की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जेरी, सीगन और सीनियर डॉक्टर बिना शोर किए इनसे छुपते छुपाते इस हॉल की जानिब बढ़ते हैं जहाँ सैंपल्स मौजूद थे। लेकिन तभी हड़बड़ाहट में सीनियर डॉक्टर एक मशीन से टकरा जाता है, जिसकी आवाज से मुतवज्जा होकर एक इन्फेक्टेड इनकी जानिब बढ़ने लगी। ये देखकर सीगन ने उसे गोली से उड़ा दिया। गोली की आवाज सुनकर सारे इन्फेक्टेड तेजी से इनकी जानिब दौड़ पड़े। जेरी, सीगन और डॉक्टर पूरी तेजी के साथ वहाँ से भागे, लेकिन इन्फेक्टेड से पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल था। खतरे को भांपते हुए जेरी ने सीगन और डॉक्टर को दूसरे रास्ते भेज दिया और खुद लोहे के रॉड से आवाज करता है ताकि इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींच सके। इस तरह सारे इन्फेक्टेड जेरी की जानिब दौड़ गए। मौका पाकर सीगन और डॉक्टर वहाँ से भाग निकले और वापस अपने लैब में लौट गए और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इन्फेक्टेड इन लोगों का पीछा करते हुए दरवाजे पर ही जमा हो गए। अब तो जेरी का वापस लौटकर आना नामुमकिन ही था। इधर जेरी सारे इन्फेक्टेड से पीछा छुड़ाकर वॉल्ट तक पहुंच चुका था जहां वो सैंपल्स मौजूद थे। फौरन इस वॉल्ट में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। जेरी के सामने बैक्टीरिया और वायरसेस के सैंपल्स तो थे, लेकिन इतने सारे सैंपल्स में से कौन सा किस बीमारी का सैंपल है इसे कुछ नहीं पता था। इसमें सारे सैंपल्स एक बक्से में भर लिए, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भटकता हुआ वॉल्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ पहुंचा। जेरी अब वहां फंस कर रह गया था। उसे समझ आ गया कि इसकी थ्योरी को साबित करने का वक्त आ चुका है। इसने बॉक्स में से सैंपल की एक शीशी उठाई। हालांकि इसे पता नहीं था इसे कौन सी बीमारी में गिरफ्त कर सकता है, क्योंकि अब जेरी के पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए इसने इस सैंपल को खुद में इंजेक्ट कर लिया और कुछ देर इंतजार किया। इसकी किस्मत अच्छी थी जो किसी जानलेवा बीमारी का शिकार नहीं हुआ। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। देखना ये था
कि क्या सचमुच इन्फेक्टेड लोग बीमारों को नजरअंदाज करते हैं या फिर ये है बस जेरी की गलतफहमी है। वो हिम्मत बांधकर डरे सहमे वॉल्ट का दरवाजा खोल देता है। बाहर खड़ा वो इन्फेक्टेड हुर्राता हुआ लपक कर इसके पास आता है, लेकिन उस इन्फेक्टेड ने जेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जेरी का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। जेरी आराम से इस इन्फेक्टेड के सामने से निकल गया। ये देखकर जेरी को मॉनिटर कर रहे सिगन और डॉक्टर्स के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ उठी। आगे आकर जेरी ने एक वेंडिंग मशीन से सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैंस नीचे गिराए, जिसकी आवाज से दरवाजे पर खड़े इन्फेक्टेड तेजी से इसकी जानिब बढ़ने लगे और उन्होंने भी जेरी को छुआ तक नहीं और आवाज की जानिब बढ़ गए। जेरी डिजीज के सैंपल्स लेकर वापस अपने साथियों के पास लौट आया। डॉक्टर्स ने बिना वक्त जाया किए जेरी को वैक्सीन लगाकर बीमारी से आजाद कर दिया। जेरी की बदौलत अब दुनिया को इस वायरस से लड़ने की ताकत मिल चुकी थी। वो सीगन के साथ अपनी फैमिली के पास लौट आता है। हालांकि तब तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन WHO ने बाकी बचे लोगों के लिए स्मॉल पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे वायरस का इस्तेमाल करके एक महफूज वैक्सीन तैयार की, जो इन्फेक्टेड के लिए कैमोफ्लाज यानी कि चकमा देने की तरह काम करती थी। इससे लोग इन्फेक्टेड की नजर में नहीं आते थे। हालांकि ये कोई वायरस का इलाज तो नहीं था, लेकिन इससे साइंटिस्ट को इलाज ढूंढने का वक्त मिल चुका था और इंसानियत को बचाने की उम्मीद भी। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।